माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11 की सोशलॉजी का। मैंने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था। बुक 1 का जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका टाइटल है समाजशास्त्र एवं समाज, उसका मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुकी हूँ और ये पार्ट 2 है। हमारा पार्ट 2 जो होगा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है और इसमें हमारा कंप्लीट चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। एंड आई होप आप सबने पार्ट 1 देख लिया होगा, बट जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है इस पार्ट 2 में, तो हमारा ये टॉपिक आता है कि इन जो सरल समाज, जटिल समाज और मृक्ष समाज, इन तीनों में अंतर देखते हैं ये होता क्या है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सरल समाज और जटिल समाज में अंतर, या फिर सरल समाज या मृक्ष समाज में क्या अंतर होता है। तो इसको समझते हैं ये इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो जो हमारा सरल समाज है उसको समझते हैं। वो समाज जो आकार में छोटा होता है उसको सरल कहते हैं, और जो जटिल नहीं होता बल्कि सरल होते हैं। ठीक है। राजनीतिक संगठन बहुत सरल प्रकार का होता है। इसमें सरल समाज में क्या होता है, राजनीतिक संगठन बहुत ही सरल टाइप का होता है क्योंकि इसका नाम ही सरल समाज है, और ये छोटे उसमें होते हैं आकार में। जो धर्म को बहुत ज़्यादा अधिक महत्व देता है वो सरल समाज कहलाता है। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। बेसिकली ये है जो छोटे आकार में होता है, जो जटिल नहीं होता बल्कि सरल होता है, जो सामाजिक संगठन पर बहुत ज़्यादा मतलब सामाजिक संगठन जिसमें बहुत ज़्यादा सरल प्रकार का होता है, और जो धर्म को बहुत ज़्यादा अधिक महत्व देता है। तो ये 3-4 पॉइंट आपके आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन में सरल समाज में। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं मृक्ष समाज की। तो इसका बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर वाला इतना ईजी है, नीचे वाला भी बस इसका अपोजिट ही है। मृक्ष समाज जो होते हैं जो वो आकार में बड़े होते हैं, जहाँ संबंध सरल नहीं होते बल्कि जटिल होते हैं। ठीक है। जटिल मतलब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं। और मृक्ष कहते हैं हम मिक्स वाले समाज को। ठीक है। जहाँ हर क्षेत्र में श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन हम कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर को, मतलब बेसिकली श्रम विभाजन होता है। कोई बड़ा काम को करने के लिए मजदूरों को या फिर किसी भी लोगों को बांट देते हैं। ठीक है। अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसी को श्रम विभाजन कहते हैं। काम आसानी से हो जाता है उसमें। तथा धर्म का इसमें बहुत कम ही महत्व होता है मृक्ष समाज में। सरल समाज में धर्म को बहुत ज़्यादा अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन मृक्ष समाज में धर्म का बहुत कम महत्व होता है और उसे हम मृक्ष समाज कहते हैं। तो ये डिफरेंस बिटवीन था सरल समाज और मृक्ष समाज में। अब जो आज जटिल समाज है, वो हमारा जो आधुनिक समाज है वो एक जटिल समाज का ही प्रकार है। आधुनिक समाज यानी कि जो हमारा आज का टाइम है वो जटिल समाज में आ जाता है। अब हमारा जो टॉपिक आता है वो, अब यहाँ पर जो है हमारा तुलनात्मक अध्ययन में हमें ये जानना है कि समाजशास्त्र जो है सोशलॉजी का डिफरेंस करना है हमें अर्थशास्त्र से, इतिहास से, राजनीतिक शास्त्र से और मनोविज्ञान से। यानी कि हमें सारे विज्ञान से हमें इसको वो करना है डिफरेंस बिटवीन कि क्या अंतर होता है समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ, क्या होता है अंतर समाजशास्त्र का इतिहास के साथ, हिस्ट्री के साथ, क्या समाजशास्त्र का राजनीतिक शास्त्र के साथ अंतर होता है, समाजशास्त्र का मनोविज्ञान के साथ। अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है कि समाजशास्त्र का इतिहास के साथ अंतर बताओ या फिर समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ बताओ। तो पिछली बार एक क्वेश्चन आया था जिसमें था कि डिफरेंस बताना था समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में। तो यही है, एक यहाँ पर आपको टेबल दिख रही होगी, यहाँ पर आ जाता है इन सब का जो है एक बता दिया है। जैसे कि यहाँ पर 5-4 पॉइंट दे रखे हैं और सब में अंतर बता रखा है। समाजशास्त्र का सबसे पहले है, तो आपको हर समाजशास्त्र का तो याद करना ही है, और इन चारों में से किसी एक का आएगा जिसका समाजशास्त्र के साथ हमें अंतर बताना होगा, तुलनात्मक अध्ययन जिसे हम कहते हैं। तो समझते हैं इसको। तो समाजशास्त्र में क्या होता है, ये सामाजिक संबंधों का अध्ययन करवाता है। ये वर्तमान तथा तत्काल बीते हुए समय का अध्ययन करता है। यानी कि समाजशास्त्र जो है सोशलॉजी वो हमारे सामाजिक संबंधों के बारे में हम स्टडी करते हैं इसमें। लेकिन अर्थशास्त्र में सिर्फ आर्थिक गतिविधियों की स्टडी होती है। और अर्थशास्त्र वो और इतिहास में यानी कि हिस्ट्री में क्या होता है, बीते हुए कालों के मतलब जो बीत गया समय उसके बारे में जानकारी मिलती है। और राजनीतिक शास्त्र में राजनीतिक सिर्फ राज्य के जो राजनीतिक सिद्धांत हैं तथा सरकारी प्रशासन का अध्ययन होता है राजनीतिक शास्त्र में राज्य के बारे में। और मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान में मनोदशा का अध्ययन होता है, यानी कि ह्यूमन के ब्रेन के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। आई होप आप समझ गए होंगे इनमें क्या क्या अंतर होता है।
फर्स्ट पॉइंट में। अब सेकंड पॉइंट में हमें बताएगी जो समाजशास्त्र है, इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा विशाल क्षेत्र है समाजशास्त्र का। लेकिन जो बाकी अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र और मनोविज्ञान है, इन सब के जो क्षेत्र हैं वो सीमित हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी है। समाजशास्त्र में लिखना है कि इसका क्षेत्र विशाल है और सब में लिखना है कि इसका जो क्षेत्र है वो सीमित है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में हमें आ जाता है इसके अध्ययन के लिए तुलनात्मक तथा समाजमिति विधि प्रयोग की जाती है। मतलब कि बेसिकली इसका मतलब ये है कि समाजशास्त्र में क्या होता है, तुलनात्मक अध्ययन सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन होते हैं दो समाजों के बीच में। और अर्थशास्त्र में क्या होता है, आगमन और निगमन, इसमें जो है हमें आगमन और निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है अर्थशास्त्र में। अब आगमन और निगमन विधि क्या होती है, इसको समझिए। आगमन और निगमन विधि का मतलब होता है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, यानी कि इंडक्टिव मेथड हम उसको कहते हैं जैसे कि जिसमें पहले एग्जाम्पल, मतलब पहले जो है एग्जाम्पल देते हैं और फिर बाद में नियमों को समझा जाता है। और डिडक्टिव मेथड में होता है पहले नियमों को समझा जाता है और फिर बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा वाइड टॉपिक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे, आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इतिहास में क्या होता है, इसमें इसके अध्ययन में जो है विवरणात्मक यानी कि डिस्क्राइब होता है। इसमें हर चीज़ों को, पिछली जो बीती हुई चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा वर्णन होता है उनका, हम बेसिकली वर्णन यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्राइब होता है इसमें। और राजनीतिक शास्त्र में भी तुलनात्मक अध्ययन होता है जैसे कि समाजशास्त्र में होता है। और मनोविज्ञान में क्या होता है, गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव अध्ययन किया जाता है। अब जो लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, उसमें समाजशास्त्र में लिखा हुआ है समाजशास्त्र घटनाओं के घटित होने के कारणों को खोजने की कोशिश करता है, यानी कि जो घटना घटित हो गई हैं हमारे समाज में, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं उसी के बारे में खोजता है और उसी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है समाजशास्त्र में। अब अर्थशास्त्र में जो है दृष्टिकोण आर्थिक है तथा इसका जो संबंध है व्यक्ति की भौतिक खुशी से है। अर्थशास्त्र में क्या होता है, जैसे कि आर्थिक गतिविधियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो यही है कि आर्थिक, इसमें भी यही बता रहे हैं कि आर्थिक संबंध से जो भी व्यक्ति की भौतिक खुशी है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इतिहास में क्या है, पुरानी इतिहास की जो घटना हो गई हैं पुरानी, उनको जानकारी देता है इतिहास। और राजनीतिक शास्त्र में ये एक विशेष छात्र है जो कि एक सिर्फ व्यक्ति के जीवन के हिस्से, राजनीतिक हिस्से का अध्ययन करता है, यानी कि जो राजनीतिक शास्त्र है ये एक विशेष छात्र है, स्पेशल है। और इसमें क्या होता है, सिर्फ केवल व्यक्ति के जीवन के जो राजनीतिक हिस्से हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। मनोविज्ञान में क्या होता है, मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत आशाओं और भय का अध्ययन करता है, यानी कि जो व्यक्तिगत आशाएं होंगी ह्यूमन के मस्तिष्क से, यानी कि मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन कह सकते हैं, उसके बारे में हमें इसमें अध्ययन करना होता है, उसके बारे में ही जानकारी मिलती है। अब हमारा टॉपिक आ जाता है कि एक पूंजीवाद और एक द्वंद्वात्मक, इन दोनों के बारे में हमें समझना है कि ये होता है क्या, इन दोनों के डेफिनेशन के बारे में। तो जो पूंजीवाद है, पूंजी से हमें ये समझ आ रहा है, पूंजी किसे कहते हैं, पैसे को। तो बाजार विनिमय के आधार पर जो आर्थिक उद्यम की प्रणाली है वही पूंजीवाद कहलाती है। मतलब जैसे कि हमें कोई एक्सचेंज ऑफर से, विनिमय कहते हैं एक्सचेंज ऑफर से, हम किसी चीज़ का अपना फ़ायदा कर रहे हैं, उसमें हमें लाभ भी प्राप्त हो रहा है और हम उसके बदले में अपने कोई भी परिसंपत्ति उसको दे रहे हैं, यानी कि पूंजी दे रहे हैं, जिसमें हमारा पैसे, संपत्ति, मशीन और कुछ भी शामिल हो सकता है। और उसमें जो है हम बिक्री कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें हमें उत्पादन करने या लाभ प्राप्त करना भी उसकी आशा के साथ बाजार में निवेश करने के लिए किया जाता है। बेसिकली इसका मतलब यही है कि बाजार में जो है एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विनिमय होता है और वस्तुओं का विनिमय हो सकता है, एक्सचेंज ऑफर हो सकता है, और हम अपनी जो है ये संपत्ति निजी स्वामित्व की और उत्पादन के साधनों पर निर्भर करती है। यानी कि हम किसी को कुछ चीज़ देंगे तो उसके बदले में हम लेंगे तो हमें कुछ लाभ ही प्राप्त होगा, या फिर जो उस चीज़ की बिक्री कर रहा है वो लाभ ही प्राप्त कर रहा है उस चीज़ को बेचकर अपनी। तो यही है लाभ प्राप्त करने के लिए जो प्रणाली होती है, और ये निजी स्वामित्व होती है और इसमें हमें कुछ अपनी संपत्ति देनी पड़ती है, बाजार में चलती है ज़्यादातर, तो उसी को हम पूंजीवाद कहते हैं। अब द्वंद्वात्मक हम कहते हैं सामाजिक बलों का विरोध करने की जो प्रणाली है उसको हम सामाजिक बल का जिसमें विरोध होता है बहुत ज़्यादा और अस्तित्व की कार्रवाई होती है
उदाहरण के लिए जैसे कि सामाजिक बोध, इसमें सामाजिक बोध या फिर व्यक्तिगत इच्छा, ये दोनों ही उदाहरण सामाजिक बल के विरोध यानी कि द्वंद्वात्मक के उदाहरण हैं। सामाजिक बलों का विरोध होता है व्यक्तिगत इच्छा में भी और सामाजिक बोध में भी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। सो यहाँ पर हमारा पार्ट सेकंड खत्म होता है एंड एक वीडियो आएगी जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की लाऊंगी, जिसमें मैं एमसीक्यूज भी होंगे इंपॉर्टेंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे विद आंसर्स के साथ। तो आई होप आपको ये पार्ट सेकंड में मैंने जितना भी बताया समझ आया हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करके अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन अप्रिशिएट इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।